हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू किए थे बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस। इससे पहले हम लोग एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस पूरा अपलोड कर दिए हैं। 12 सेट प्रैक्टिस था एडुटेरिया में और 12 अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको अच्छे से देखिए। उसके बाद हम लोग शुरू किए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो इससे पहले हम लोग 2 सेट प्रैक्टिस अपलोड कर दिए हैं और आज ये तीसरा सेट प्रैक्टिस आप लोग के लिए लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा सेट प्रैक्टिस, जिस क्रम में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानें। साइंस से स्टार्ट हुआ है आपका क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिमटा। देखिए, हैंडपम्प, पिलास और सिंडासी ये जो है ना प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, जबकि जो चिमटा है, चिमटा तृतीय, याद रखिएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बाकी 3 ऑप्शन देखते हैं। विद्युत सेल, देखिएगा विद्युत सेल है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो ट्यूबलाइट होता है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण चाल बढ़ती है। दूसरा है किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं किसी उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वो बढ़ाने से परिक्रमण काल जो हो वो घटता है। और यहाँ पर देखिएगा किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 4। यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी घनत्व पे। अगला प्रश्न है 5। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन सा है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है 6। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन। अगला प्रश्न है 7। ताप गति का प्रथम नियम का संबंध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा संरक्षण के नियम। देखिए, ताप गति या ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो है मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम। ठीक है, प्रथम नियम जो है। अगला प्रश्न है 8। कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रवाह दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता घट जाती है। देखते हैं, देखिए जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होती है, तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है और जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 9। जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, इसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समान रहता है। अगला प्रश्न है 10। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सवेल। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है ना, मैक्सवेल या एक और होता है, याद रखिएगा, या बेवर। ठीक है, याद रखिएगा बेवर या मैक्सवेल, दोनों में से कोई हो, आप लोग इसको टिक करिएगा। साथ ही और 2 ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, जो टेस्ला होता है, चुंबकीय तीव्रता जो है उसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। बात करें गाउस, तो चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक गाउस। ठीक है, यहाँ देखिएगा चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला होगा और चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पूछे तो गाउस होगा, और चुंबकीय फ्लक्स का पूछे तो मैक्सवेल या बेवर। अगला प्रश्न देखते हैं
11 निम्नलिखित में कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर बाकी जितने बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जल में अविलय होते हैं, जबकि कार्बनिक जो विलायकों में ये विलय होते हैं। अगला प्रश्न है 13 नदी का गंदा जल उदाहरण है। नदी का गंदा जल उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निलंबन विलयन का। अगला प्रश्न है 14 चार्ल्स के नियम का अचर, ठीक है, चार्ल्स के नियम का अचर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 15 बोरेक्स अयस्क है, सोडियम का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम का जो अयस्क होता है वो बोरेक्स होता है। अगला प्रश्न है 16 घास में कौन सा अम्ल होता है? यहाँ पर देखिएगा घास में बेंजोइक अम्ल होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 17 हाइड्रोजन बम का आविष्कारक हैं एडवर्ड टेलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक। अगला प्रश्न है 18 आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन वृत्ति का मान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटती है। अगला प्रश्न है 19 हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नेलियम, याद रखिएगा मैग्नेलियम। अगला प्रश्न है 20 एक्वा रेजिया मिश्रण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों का मिश्रण जो होता है एक्वा रेजिया। अगला प्रश्न है 21 आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है हिपोक्रेटस। साथ ही बात करें थियोफ्रेटस, तो थियोफ्रेटस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का जनक अगर पूछे तो अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। अगला प्रश्न है 22 एस्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लवक में। अगला प्रश्न है 23 न्यूट्रॉन इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्परिवर्तन की। अगला प्रश्न है 24 गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेमिनेसी, तो ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं गेहूं, मक्का, बांस। और ऑप्शन देखते हैं लिलिएसी, ठीक है, लिलिएसी कुल के जो पौधे हैं लहसुन, प्याज, याद रखिएगा। मालवेसी कुल के पौधे देखिए कपास, भिंडी, ये सब है। और पालमी कुल के हैं जैसे ताड़, नारियल, खजूर, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुकेसर। और देखिए यहाँ पे जयांग और वर्तिका है, ठीक है, जयांग और वर्तिका, ये जो है ना पुष्प का मादा जनन अंग होता है, और जो पुष्प का नर भाग होता है उसके पुकेसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 26 बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेमोफाइटस।
बालू में जो पौधे उगते हैं उन्हें सेमोफाइटस कहते हैं। अगला प्रश्न है 27, काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? काइटन, डोरिस किस संघ का जीव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलस्का संघ का। अगला प्रश्न है 28, वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्ताशय। नेक्स्ट प्रश्न है 29, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? ठीक है, कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से नहीं होता है इसमें? तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, गलशोथ, जिसको गलशोथक बोलते हैं, ये जो है विषाणु से होने वाले रोग है। हॉर्पिज, ये भी विषाणु से होते हैं। और ट्रेकोमा जो आँखों में होता है वो भी विषाणु से होता है। जबकि गोनोरिया जो है ये बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाले रोग है। अगला प्रश्न है 30, निम्नलिखित में कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, STH। अगला प्रश्न है 31, यहाँ से करंट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखिएगा 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पर देखना है कौन से पोजीशन पे कौन से व्यक्ति हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, सही है। सलाहकार प्रधानमंत्री, देखिए वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो तरुण कपूर है, याद रखिएगा, तरुण कपूर। और देखिए वित्त सचिव TV सोमनाथन, ये भी सही है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 32, निम्नलिखित में से किस राज्य की वाडा कोलम चावल, याद रखिएगा, वाडा कोलम चावल को GI टैग मिला है? तो वाडा कोलम चावल है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 33, हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है 34, ककारू सैन्य अभ्यास 2022, ककारू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ककारू सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन किया। साथ ही बात करें मलेशिया, ठीक है, तो कौन सा अभ्यास होता है भारत के संग? तो देखिए उदार शक्ति अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच होता है। और वियतनाम का बात करें तो देखिए क्या, विन बैक्स जो सैन्य अभ्यास होता है भारत वियतनाम के बीच। अगला प्रश्न है 35, 78वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा मतलब देश करेगा यहाँ पर? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, इससे पहले बात करें 17वीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंडोनेशिया, याद रखिएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है 36, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो 2022 में थी, याद रखिएगा 107वां, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 37, हाल ही में कौन सा देश जुलजान, ठीक है, जुलजान रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है जुलजान ईरान का रॉकेट है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38, हाल में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? तो सबसे पहले जाइए कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 39, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022, ठीक है, शरद कमल अंचल, नाम याद रखिए, शरद कमल अंचल को दिया गया। इनका संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरद कमल अंचल किस खेल से संबंधित है? अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 40, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ, यानी 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत को सर्वाधिक पदक किस खेल में प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती में। और ये भी याद रखिएगा 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो संपन्न हुआ है वो बर्किंघम इंग्लैंड में खेला गया था, इंग्लैंड में ये संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है 41,
क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देविका, देविका रंगाचारी, देविका रंगाचारी। अगला प्रश्न है 42, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। साथ ही एक और दिवस याद रखिएगा, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि। ठीक है, अगला प्रश्न है 43, हाल ही में तनपारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? ठीक है, तनपारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में ये झील स्थित है। अगला प्रश्न है 44, भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित है। तो इसका सही जवाब होगा 2024। अगला प्रश्न है 45, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2021 को। अगला प्रश्न है 46, कार्बिलान कप का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है 47, टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? टाइम कीपर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुश्ती से। नेक्स्ट प्रश्न है 48, मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्टसन अर्थशास्त्री का। अगला प्रश्न है 49, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका वॉल स्ट्रीट नाम है। साथ ही मुंबई में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है दलाल स्ट्रीट। ठीक है, दलाल स्ट्रीट। अगला प्रश्न है 50, जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन समिति का संबंध देखिएगा प्रतिभूति घोटाला से है, प्रतिभूति घोटाला। साथ ही और 3 ऑप्शन की बात करें तो देखिएगा जनसंख्या नीति। ठीक है, तो स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है जनसंख्या नीति से है। बेरोजगारी के अनुमान, ठीक है, तो दांतवाल समिति का जो संबंध है बेरोजगारी के अनुमान से है। और खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है, कृषि साख से। चारों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 51, निम्नलिखित में कौन सा नौपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सराय नाहर राय। बाकी जो 3 है वो नौपाषाणकालीन बस्ती है। आज जो सराय नाहर है ये याद रखिएगा मध्यपाषाणकालीन बस्ती है, मध्यपाषाणकालीन। अगला प्रश्न है 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था। बिल्कुल गलत है। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, ये आपका सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित नहीं था। ठीक है, पशुचारण पर आधारित था, पशुचारण। कृषि जो था उनका द्वितीय काम था। अगला प्रश्न देखते हैं 53, प्रथम जैन संगीति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। इस समय वहाँ के शासक कौन थे? यानी प्रथम जैन संगीति का आयोजन जब किया गया था तो पाटलिपुत्र का शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही प्रथम जैन संगीति के आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है 54, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है कुषाण काल से। राइट आंसर कुषाण काल। देखिए, मंदिर बनाने तथा मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। कुषाण शासक के द्वारा ही देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की गई थी, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55, निम्नलिखित में कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए जो है ललित विग्रह राज। तो ललित विग्रह
राज जो नामक ग्रंथ है इसकी रचना बिसलदेव नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था और ये चौहान वंश से संबंधित है। ठीक है, चौहान वंश, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद है सूर्य शतक। सूर्य शतक नामक साहित्य हर्षकालीन है। ठीक है, इसके रचयिता जो है मयूर है, मयूर याद रखिएगा, मयूर। उसके बाद है मृच्छ कटिकम, ये जो है ये गुप्तकालीन रचना है और इसके जो रचयिता थे याद रखिएगा, रचयिता इसके शूद्रक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 56, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना वो सल्तनत काल का सबसे शिक्षित और सबसे विद्वान शासक था। बात करें बहलोल लोदी, तो सल्तनत काल में जो सबसे लंबा कार्यकाल था वो बहलोल लोदी का था। समथिंग याद रखिएगा 38 वर्ष ये शासन किया था। फिरोज तुगलक को इसके कल्याणकारी कार्य के लिए अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। साथ ही बात करें इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश सल्तनत काल का वास्तुक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश का ही विवरण मिलता है। याद रखिएगा चारों। अगला प्रश्न है 57, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता था? कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता था? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल से, ठीक है, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 58, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? तो ये बाबर के द्वारा लिखा गया था। इनकी जो पुस्तक है जो तुर्की भाषा, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा, उसी में इन्होंने कहा था कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं। अगला प्रश्न है 59, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा लॉर्ड कैनिंग, इनका जो कार्यकाल था 1856 से 62, 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल था। और यहाँ पे पूछ रहा है लॉर्ड कैनिंग से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का लागू होना, ये जो हुआ था 1856 में हुआ था, तो ये तो होगा। महालेखा परीक्षक पद का सृजन, ये भी होगा, उसी समय किया गया था कैनिंग के समय में। वुड डिस्पैच लागू होना, वुड डिस्पैच देखिएगा 1854 में डलहौजी के समय में ये लागू किया गया था। फोर्ट पोलियो प्रणाली की शुरुआत ये भी कैनिंग के समय में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुड डिस्पैच लागू होना। नेक्स्ट प्रश्न है 60, ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत देखिएगा, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में बिहार के क्षेत्र में हुआ था। जतरा याद रखिएगा, इसका नेतृत्व किया था जतरा भगत 1914 और बिहार। अगला प्रश्न है 61, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, मतलब किस रेजिमेंट के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 20वीं NI। यहाँ पर देखिएगा 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ के जो पैदल टुकड़ी थी उसकी 20वीं NI नेटिव इन्फेंट्री, NI का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, इसी से शुरुआत हुई थी। साथ ही बात करें मंगल पांडे, तो उनका जो संबंध था 34वीं NI से था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 62, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक है, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश एक पुस्तक है, ये याद रखिएगा, इनके द्वारा रचित पुस्तक है। अरविंदो घोष वंदे मातरम, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जैसी पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है 63, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सही है। शारदा सदन पंडिता रमाबाई, ये भी सही है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी, ये गलत है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी इसका जो गठन किया गया था BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये भी BR अम्बेडकर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नारायण मल्हार जोशी की बात करें तो इनके द्वारा देखिएगा सोशल सर्विस लीग
की स्थापना की गई थी? सोशल सर्विस लीग। अगला प्रश्न है 64, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मजरुल हक के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1919 में, 1919 में। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इसका नेतृत्व अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। बिहार में इसका आंदोलन जो हुआ था, बिहार में आंदोलन जो हुआ था, इसका नेतृत्व मजरुल हक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 65, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1894 में। और ये नटाल कांग्रेस साउथ अफ्रीका में है। और 3 ऑप्शन देखते हैं। 1904, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला फॉर्म बनाया गया था उसको फिनिक्स फॉर्म कहा जाता था, फिनिक्स फॉर्म, याद रखिएगा। 1904 में। 1910 में महात्मा गांधी द्वारा टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई, टॉल्स्टॉय फॉर्म। अगला प्रश्न है 66, अगाती हवाई अड्डा स्थित है, अगाती हवाई अड्डा स्थित है लक्षद्वीप में स्थित है अगाती हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है 67, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से। ठीक है, बात करें दीफू दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये तीनों है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 68, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बराक नदी। अगला प्रश्न है 69, बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? बालमुरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिएगा, ऑप्शन बी, कर्नाटका में है बालमुरी जलप्रपात। और ये जो बालमुरी जलप्रपात है कावेरी नदी पे है, कावेरी नदी पे कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न है 70, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरला। अगला प्रश्न है 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है 72, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार को। नेक्स्ट प्रश्न है 73, मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? मैक्रोनी, तो मैक्रोनी जो है गेहूं की एक किस्म है। अगला प्रश्न है 74, भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक 5 वर्ष पे, प्रत्येक 5 वर्ष पे। अगला प्रश्न है 75, पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। पश्मीना ऊन की जो प्राप्ति होती है, याद रखिएगा, वो बकरी से होती है। ठीक है, और जो अंगोरा ऊन की जो प्राप्ति होती है वो खरगोश से होती है। याद रखिएगा, अंगोरा खरगोश से, पश्मीना बकरी से। अगला प्रश्न है 76, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। ईगल नेस्ट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है 77, निम्नलिखित में कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? तो इसका सही जवाब है सुसीमा की जलधारा, यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। और बात करें कनारी जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, और फ्लोरिडा जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो जो सुसीमा जलधारा है प्रशांत महासागर, और जो है कनारी, फ्लोरिडा, ब्राज़ील, ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है 78, दस्त ए कबीरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। बात करें तकलामाकन एक मरुस्थल है, तकलामाकन, वो चाइना में स्थित है, चाइना में। ठीक है, और एक सोमाली मरुस्थल है, वो सोमालिया देश में, सोमालिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 79, सतकोसिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है?
सतकोशिया बाघ उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है 80, पाखुपीला। पाखुपीला किस राज्य की लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है 81, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उषा मेहता। उषा मेहता। बाकी सरोजनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय का संबंध संविधान सभा से था। उषा मेहता, देखिए इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो के संचालन से है, गुप्त रेडियो के संचालन से। अगला प्रश्न है 82, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना। नेक्स्ट प्रश्न है 83, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। नेपाल, चीन, भूटान ये सब है। नेक्स्ट प्रश्न है 84, सहकारी समिति का गठन करना कौन सी मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। पढ़े होंगे आर्टिकल 19, इसी में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है 85, प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक है, इस कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए आर्टिकल 53(1), ठीक है, में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है एवं अन्य मंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है 86, अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपीलीय अधिकारिता। अगला प्रश्न है 87, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रभाव किस देश से लिया गया है, गृहीत किया गया है या लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं 88, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। 4 का नाम याद रखिएगा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली। दिल्ली भी याद रखिएगा। 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है 89, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है राज्य स्तरीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। देखिए वर्तमान में 8 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। उनमें से देखिएगा भारतीय जनता पार्टी, याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल पार्टी। 8 पार्टियां हैं, याद रखिएगा 8 वर्तमान में, जिसमें देखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी पार्टी। अगला प्रश्न है 90, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 45 वर्ष। और ऑप्शन देखते हैं 25 वर्ष। तो देखिए लोकसभा का सदस्य एवं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 25 वर्ष है। 30 वर्ष की बात करें तो ये राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष। चारों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 91, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन देखिए आर्टिकल 263 के तहत किया गया था और 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। और जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था सरकारी आयोग की सिफारिश पर ही किया गया था। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है और ये गठन जो करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 92, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 के बी में।
अगला प्रश्न है 93, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। यहाँ पे विधानसभा सीटें दी है, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीट है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पहले देखते हैं, महाराष्ट्र में जो विधानसभा की सीट है वो 288 है, बिल्कुल सही। कर्नाटका विधानसभा सीट 230, ये गलत है। यहाँ पे 224 सीट है। राजस्थान में 200, ये भी सही है। गुजरात में 182, ये भी सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 94, लोक लेखा समिति के मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इसको कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। ठीक है, कैग को कहा जाता है। कैग का उल्लेख बात करें तो 148 में किया गया कैग। ठीक है, अगला प्रश्न है 95, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 99वां संविधान संशोधन 2014। यहाँ पर देखते हैं 97वां संविधान संशोधन। देखिए, सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया था 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। 100वां संविधान संशोधन, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित की गई थी, याद रखिएगा। 102वां संविधान संशोधन, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था आर्टिकल 338 क के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 5, वो मैथ के क्वेश्चन है। इनका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 178। 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 144। 98 का जो राइट आंसर होगा ये भी ऑप्शन सी। ठीक है, 1100 रुपया। 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 325। और 100 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम लोग थे ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सेट प्रैक्टिस है, आगे जितने भी सेट प्रैक्टिस है ज्ञान बिंदु के द्वारा जो निकाला गया है, हम लोग सब आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए इम्पैक्ट क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।